नमस्ते सदावत सैले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत के पास अपने इंजन परीक्षण करने की कोई सुविधा नहीं है, खास करके फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में। और यही वजह है कि भारत को अपने इंजन को टेस्ट करने के लिए रशिया भेजना पड़ा है, जहां पर IL-76 से इसका परीक्षण किया जाना है। लेकिन यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से ये प्रोग्राम और लेट हो गया है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा मौका भारत के पास आ गया है, जिसका अब सही समय है इस्तेमाल करने का। दरअसल एयर इंडिया के 4 747 जो डीसर्टिफाइड विमान हैं, उन्हें अब GTRE को खरीदना चाहिए। दरअसल ये जो जंबो जेट है वो लगभग 30 साल पुराने हैं। बता दें कि इन जंबो जेट का इस्तेमाल भारत के जो गणमान्य व्यक्ति होते थे, जिसमें कि प्रधानमंत्री और बड़े VIP जो लोग होते थे, वो लंबी दूरी की उड़ान के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इस विमान को नए एयर इंडिया 1 B777 से बदल दिया गया है। बात वहीं पर आती है जिस तरीके से GTRE को रूस के IL-76 फ्लाइंग लैब विमान पर ड्राई कावेरी इंजन का परीक्षण करना था, जो कि रुक गया है। और इस तरीके से दोस्तों जो भारत में नए इंजनों के परीक्षण के लिए फ्लाइंग लैब की कमी है, वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है। रशिया पर इस निर्भरता की वजह से भारत का जो मानव रहित स्ट्राइक व्हीकल प्रोग्राम है वो भी प्रभावित हो रहा है, जिसमें कि 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने वाला ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन दोस्तों ये जो B747 जंबो जेट है, ये डबल डेकर विमान है, जिन्हें की रिफर्बिश किया जा सकता है, यानी कि इनको नया बनाया जा सकता है और एक उड़ान प्रयोगशाला यानी कि फ्लाइंग लैबोरेटरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अनुमान लगाया गया है कि इंजन के प्रदर्शन की निगरानी के लिए नए भागों यानी कि जो नए पार्ट्स हैं और उपकरणों, इसके अलावा इसमें सेंसर्स स्थापित करके इसे एक नया विमान बनाया जाएगा, जिसमें कि करीबन $70 मिलियन की आवश्यकता होगी। दोस्तों इससे पहले खुद GTRE ने नए इंजनों के परीक्षण के लिए उड़ान प्रयोगशालाओं के लिए रशिया से IL-76 विमान खरीदने की अनुमति ली थी, लेकिन रशिया ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया। और यही वजह है कि भारत को अपने इंजनों की टेस्टिंग के लिए रशिया पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब ये जो 747 है, ये 3 इंजनों पर भी जीवित रह सकते हैं और एक इंजन का इस्तेमाल हम टेस्टिंग मॉडल के साथ उसे बदल कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित माना जा सकता है। दोस्तों इन विमानों को स्क्रैप करने से पहले, या उनको अनुमति मिल जाए कि इन्हें स्क्रैप कर दिया जाए, उससे पहले GTRE को इन 4 विमानों को खरीद लेना चाहिए और उसमें रिफर्बिशमेंट करके इन्हें फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भले ही दोस्तों इन विमानों को 30 साल से ज्यादा का समय हो गया हो, लेकिन उन्हें नए इंजनों के परीक्षण के लिए मामूली रूप से इस्तेमाल तो किया जा सकता है। एक और फायदा इन पुराने विमानों से ये मिलेगा कि GTRE जो कि AMC और TEDBA प्रोग्राम के लिए 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को विकसित करेगी, उनका इस्तेमाल भी एक तरह से यहाँ पर किया जा सकता है और इन फ्लाइंग टेस्ट बेड को अगली पीढ़ी के इंजनों को विकसित करने में एक बड़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या खरीदना चाहिए GTRE को? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो फाइटर जेट इंजन को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों से कहा है कि वो 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास वाले जेट इंजन को बनाने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत को अगले 30 दिनों में पूरी करे, जिसे कि AMCA 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में लगाया जाना है। और नए इंजन के कॉम्प्लेक्स पर DRDO काम भी कर रहा है। और फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी साफ्रान ने भारत को इंजन की पूरी तकनीक हस्तांतरण करने का भी ऑफर दिया है। इसके साथ ही 36 जो राफेल डील के तहत ऑफसेट क्रेडिट है उसका इस्तेमाल करने को भी कहा है। और ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट साइन होने के 7 सालों के अंदर इंजन तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है स्वदेशी ATGS को लेकर। दरअसल 155 mm 52 कैलिबर वाली स्वदेशी ATGS, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर फर्म टाटा पावर SED ने बनाया है, उन्होंने इसके पुष्टिकरण परीक्षण यानी कि कन्फर्मेंट्री ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और इस सफलता के बाद अब इसके ऑर्डर दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि बाद में बड़ी संख्या में भारतीय सेना इन्हें शामिल करने के लिए ऑर्डर देगी। दोस्तों जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में रॉ मटेरियल भी काफी महंगा हो गया और खास करके इससे फर्क पड़ रहा है हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि दोस्तों रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन कंपोजिट, उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे कि जो भारतीय वेंडर्स हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तेजस मार्क 1A में 45% यानी कि 45% कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाएगा उसके एयरफ्रेम में। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि तेजस प्रोग्राम इस वजह से लेट हो सकता है। हालांकि HAL लगातार मटेरियल्स की कीमत बढ़ने पर वेंडर से बातचीत कर रहा है ताकि इस समस्या का एक सॉल्यूशन निकाला जा सके। साथ ही HAL ये भी कह रहा है कि जो प्रॉफिट उनको मिलेगा उसके तहत इसकी भरपाई भी कर ली जाएगी।
दोस्तों अगली खबर चेनाब नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। दोस्तों 70 साल से कश्मीर का रोना रोते रहने वाले पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कश्मीर में मौजूद चेनाब नदी बिजली परियोजना से ऐसा झटका दिया है जिससे पाकिस्तान उभर नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब वो कश्मीरियों के सामने क्या मुंह लेकर जाएगा। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कश्मीर घाटी में पहुंचकर वहां से दबाए गए एक बटन की धमक ने चीन के दोस्त और भारत की घोर विरोधी पाकिस्तान की रातों की नींद को छीन लिया। इन हजारों करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर लोकार्पण किया है। दरअसल पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत के द्वारा चली गई इस खतरनाक कूटनीति चाल की काट वो कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों के उज्जवल भविष्य के लिए 20,000 करोड़ के जिस बिजली और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का बटन दबाकर लोकार्पण किया है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल भारत की ये परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो थी वो काफी सालों से लटकी हुई थी और इन योजनाओं को अधर में लटकने से पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो रहा था, क्योंकि दोस्तों इस योजना में भारत अपने हिस्से वाली चेनाब नदी के पानी का इस्तेमाल करेगा ही, इसीलिए पाकिस्तान का जो हलक है वो सूख रहा है। इन दोनों ही परियोजनाओं की शुरुआत भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही कर रहा है, जो कि भारत का हक भी है। पाकिस्तान लाख चाहकर भी भारत को नहीं रोक सकता। ये बताना जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी वही समझौता है जिसके तहत उन 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था जो भारत के रास्ते पाकिस्तान पहुंच रही है। इस समझौते में साफ साफ लिखा है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र की तीनों नदियां रावी, व्यास और सतलुज शामिल हैं। उन पर भारत का एक छत्र अधिकार है। वहीं दूसरी और पश्चिमी क्षेत्र की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब भी इसमें शामिल है। इन तीनों नदियों का यानी कि रावी, व्यास और सतलुज कुछ पानी पाकिस्तान को देने पर इंडस वाटर ट्रीटी में सहमति बनी थी। अब वहीं पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली तीनों नदियों में से एक चेनाब नदी के ऊपर भारत अपनी इस परियोजना को अमली जामा पहना रहा है और भारत के इस कदम से पाकिस्तान को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान को लग रहा है कि अभी तक उसको जो जरूरत से ज्यादा पानी दिया जा रहा था वो कम हो जाएगा। इससे पाकिस्तान में जो कृषि व्यवस्था है उस पर फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ हमारे देश की जनता का भला होगा और पाकिस्तान इन परियोजनाओं के चलते दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। दोस्तों एक बड़ी अपडेट मिजोरम से आ रही है। दरअसल मिजोरम के आइजोल जिले में असम राइफल ने पिछले कुछ सालों में हथियारों और गोला बारूद का सबसे बड़ा जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जिलेटिन की 3000 किलोग्राम छड़ें बरामद की गई है। साथ ही 4 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों की एक टीम ने आइजोल शहर से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण में केलसिया गांव के पास 2 वाहनों को रोका और इन वाहनों से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद कर लिया। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद में 3 बंदूक, 5 राइफल, जिलेटिन की 3000 किलोग्राम छड़ें और 1000 किलोग्राम बारूद शामिल है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि 2 वाहनों को भी जब्त किया गया है। हालांकि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कई राज्यों में माओवादियों का नेटवर्क ये जो फैल रहा है, इस सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने असम के कामरूप जिले में 2 स्थानों पर छापेमारी की थी। दरअसल दोस्तों पिछले साल नवंबर में मणिपुर में उग्रवादी संगठनों ने असम राइफल के काफिले पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें कर्नल समेत कुछ जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों मणिपुर के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला इसे बताया गया था। इस संगठन में 4000 से अधिक लड़ाके जुड़े हुए हैं और मणिपुर को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संगठन अपनी ताकत को दिखाने के लिए भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के जवानों को अपना निशाना बनाता है और इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। हालांकि दोस्तों पता नहीं ऐसा क्या है, किस वजह से भारत सरकार चुप हो रखी है, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी माओवादी है, नक्सलाइट है, उनको पहले तो वार्निंग दे देनी चाहिए। अगर ये दोबारा इस तरीके की हमला या हरकतें करते हैं तो ऑपरेशन ऑल आउट चला करके इन्हें जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि जर्मनी की यात्रा पर हैं, उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओल्फा कॉलेज के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। ये बैठक भारत और जर्मनी के बीच द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श के 6ठे दौर से पहले आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और चांसलर कॉलेज ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने आमने सामने मुलाकात की और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और चर्चा के दौरान रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के तहत द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख मुद्दों को भी शामिल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि कश्मीर में अब आतंकवाद का कोई भविष्य नहीं रह गया। हम एक बार फिर से घाटी के भोले भटके युवाओं से अपील करते हैं कि उन्हें आतंकवाद का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापस आना चाहिए। इस रास्ते में मौत के सिवा और कुछ नहीं है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल पांडे
12 सेक्टर आरआर के सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शोपियां के युवा समझ गए हैं कि आतंकवाद का सफाया हो गया है, अब इस रास्ते पर चलने का कोई मतलब नहीं रह जाता और यही कारण है कि यहाँ पर आतंकवादियों के संगठनों में युवाओं की भर्ती कम संख्या में हुई है। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने यह भी बताया कि कश्मीर में सिर्फ विदेशी आतंकी मारे जा रहे हैं, अगर उन्होंने भी हथियार नहीं डाले तो जल्द ही उनका खात्मा कर लिया जाएगा। शोपियां के लोगों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहां आतंकवादियों का समर्थन भी खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि 120 से 140 आतंकवादी लॉन्च पैड पर घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जानकारी भी दे दी है और यहाँ पर भारतीय सेना तैनात है इनका सफाया करने के लिए। दोस्तों, सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए ऑयल लोन फैसिलिटी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए डॉलर डिपॉजिट को भी बढ़ाने का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान के लिए ऐसा तब किया जा रहा है जब ये मुल्क एशिया में सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति दर और चालू खाता संकट से जूझ रहा है। सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ $3 बिलियन के डिपॉजिट की अवधि बढ़ाने पर भी चर्चा कर रहा है। दरअसल सऊदी अरब ने पिछले साल पाकिस्तान को $3 अरब दिए थे, जिसे पाकिस्तान को लौटाना था, लेकिन अब इस पैसे को लौटाने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। इस बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने कच्चे तेल के निर्यात और तेल डेरिवेटिव के वित्त पोषण के लिए समझौते का विस्तार करने के सऊदी अरब के फैसले का स्वागत किया है। यही दोस्तों, इसके अलावा नकदी की संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब करीबन 8 अरब का बड़ा पैकेज देने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान के घटते विदेशी मुद्रा भंडार और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उभारने में मदद मिलेगी। क्या बोले इस चीज के लिए, आप समझ गए होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ लोग ही होते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब, क्योंकि डायरेक्टली हम बोलेंगे नहीं। पाकिस्तान जैसे कंगाल देश को सऊदी अरब मुंह लगा रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या रणनीति है इन इस्लामिक कंट्रीज की। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।